Moving on with the next chapter, that is brand positioning. Now, brand positioning is the sum of all activities that position that brand in the mind of the customers. So the customers have to know what you are offering, why it matters, and how it feels or how it makes them feel. Right? So brand positioning is all about manipulating the customers, because जितना अच्छे से तुम उनको मैनिपुलेट करोगे उतने ही चांसेस तुम्हारे सेल्स के बढ़ जाते हैं. एज इन जो कस्टमर्स हैं वो तुम्हारे ब्रांड को प्रेफर करेंगे ओवर ऑल द अदर ब्रांड्स इन द मार्केट. नाउ प्रोसेस ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग या फिर आइडेंटिफाइंग एंड एस्टैब्लिशिंग ब्रांड पोजिशनिंग. फॉर दिस यू नीड टू बी क्लियर अबाउट टू कंसेप्ट्स, दैट इज पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. पॉइंट्स ऑफ पैरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो सेम एट्रीब्यूट्स या सेम बेनिफिट्स को केटर करते हैं. जैसे कि प्रोडक्ट कैटेगरी हम लेते हैं शैम्पू, इसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं गार्नियर, हेड एंड शोल्डर्स एंड लॉरियल. अब ये सब केटर करते हैं पर्सनल हाइजीन को, तो दैट इज योर पॉइंट्स ऑफ पैरिटी. ओके. पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में जब डिफरेंट ब्रांड्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो डिफरेंट बेनिफिट्स या एट्रीब्यूट्स को केटर करते हैं. जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लॉरियल जो है वो हेयर कलर को प्रोटेक्ट करता है. राइट. सो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस या पीओडीज बन गए. सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंपैरेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कंपैरेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कैटेगरी मेंबरशिप या फिर सिंपलर टर्म्स में प्रोडक्ट कैटेगरी. जो प्रोडक्ट कैटेगरी है जब तक वो तुम कंज्यूमर्स को नहीं बताओगे तब तक कंज्यूमर्स को पता ही नहीं चलेगा व्हाट योर ब्रांड स्टैंड्स फॉर या उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कोका कोला. कोका कोला का सबको पता है कि व्हाट प्रोडक्ट कैटेगरी इट बिलोंग्स टू. ठीक है. एज इन दी बेवरेजेस कैटेगरी या फिर एरेटेड ड्रिंक्स कैटेगरी. यही जो केलॉग्स है वो हेल्दी स्नैक्स की कैटेगरी में हेल्दी स्नैक्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. तो इसमें भी प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे को क्लियर है. बट जब सोनी वायो लॉन्च हुआ था तब उस टाइम पे कंज्यूमर्स को पता ही नहीं था कि वो लेनोवो, HP और डेल वाली ही प्रोडक्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है. दैट इज वाई इनकी जो सेल्स थी काफ़ी ज़्यादा कम थी स्टार्टिंग में. राइट. अगर यही वो पहले प्रोडक्ट कैटेगरी कंज्यूमर्स को बताते तो उनकी सेल्स ज़्यादा होती. अब ये हम प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कंज्यूमर्स को? यू मे कम्युनिकेट द कैटेगरी बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स. इसके लिए तुम ये बता सकते हो कि जनरल टर्म्स में तुम्हारा जो ब्रांड है व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. एज इन जैसे लाइजॉल ने किया था. लाइजॉल ने जब उन्होंने देखा कि उनकी सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं, उन्होंने सबसे पहले जो अपना प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको क्लैरिफाई किया. उन्होंने ये बताया कि इट इज़ फॉर मेंटेनिंग क्लिनलीनेस ऑफ आवर होम्स एंड मोर ओवर ये जो प्रोडक्ट है इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द किड्स, इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर दोज पीपल हु आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट. राइट. इन्होंने बेनिफिट्स कम्युनिकेट करे जिससे प्रोडक्ट कैटेगरी अच्छे से इस्टेब्लिश हुई एंड लाइजॉल की सेल्स इंक्रीज हुई. एग्जाम्पलर्स. एग्जाम्पलर्स का मतलब ये होता है जब तुम एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जो है उसका एक एग्जाम्पल लेकर अपने ही प्रोडक्ट को या अपना ही जो ब्रांड है उसको प्रमोट करते हो. एज इन जब टॉमी हिलफिगर जब उन्होंने लॉन्च किया था मार्केट में तब उन्होंने लिखा था उसके साथ कि अ ग्रेट अमेरिकन डिज़ाइनर. अब ये जो टैगलाइन है सेम टैगलाइन यूज़ करता है CK. तो अब कंज्यूमर्स का माइंडसेट तो ये बन गया कि जो जिस तरह से CK हमारे को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वैसे ही टॉमी भी प्रोवाइड करेगा. सो इस चीज़ को हम कहते हैं एग्जाम्पलर्स. थर्ड इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्टर्स. एज इन जब तुम अपनी टैगलाइंस में ही जो एक डिफरेंट ब्रांड का यूज़ जो है वो बताते हो तो उसको हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्टर्स कहते हैं. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, चूजिंग द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और PODs. अब इसमें तुम्हारे को पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो है अच्छे से चूज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंट्स ऑफ पैरिटी तुम चेंज नहीं कर सकते. वो किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में पॉइंट्स ऑफ पैरिटी सेम ही होंगे. तुम क्या चेंज कर सकते हो? तुम PODs चेंज कर सकते हो. जितने ज़्यादा डिफरेंट तुम्हारे PODs होंगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो सकती है. क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा कंज्यूमर्स में क्यूरोसिटी होगी.
राइट। अब इसके लिए तुम्हारे पास 3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले डिजायरेबिलिटी क्राइटेरिया। डिजायरेबिलिटी क्राइटेरिया एज इन प्रोडक्ट तो तुम वही बनाओगे जो कंज्यूमर्स को ज़रूरत है जिस प्रोडक्ट की, ठीक है। तुम ऐसे ही तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाओगे जिसकी तुम्हारे को ज़रूरत है। तुम वो प्रोडक्ट बनाते हो कि कंज्यूमर्स को क्या ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर्स क्या डिज़ायर करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज डिलीवरेबिलिटी। क्या तुम्हारे पास फाइनेंशियली इतने रिसोर्सेज हैं कि तुम वो एक प्रोडक्ट जो है बना सकते हो और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली तुम कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट जो है पहुंचा सकते हो, एज इन डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इज डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया, एज इन तुम्हारा जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या फिर जो यूएसपी है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा यूएसपी डिफरेंट होगा उतनी ही ज़्यादा क्यूरोसिटी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा क्यूरोसिटी होगी कंज्यूमर्स में उतना ही तुम्हारी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होगी, राइट। थर्ड इज एस्टैब्लिशिंग पीओपीज एंड पीओडीज। तुमने आइडेंटिफाई तो कर लिए पीओपीज और पीओडीज क्या हैं, इसको तुम्हारे को एस्टैब्लिश करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले होता है सेपरेट द एट्रीब्यूट्स। सेपरेट द एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि अब जैसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है उसके डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं, उन डिफरेंट ब्रांड्स के लिए वो डिफरेंट कैंपेन्स जो हैं वो अरेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिलेट। अब जो जिलेट है वो मेल्स को भी केटर करता है, फीमेल्स को भी केटर करता है। उनके लिए डिफरेंट रेजर्स जो हैं वो बनाते हैं, राइट। अब मेल्स की जो कैटेगरी है उनके लिए डिफरेंट प्रमोशनल कैंपेन है और जो फीमेल्स हैं उनके कैटेगरी के रेजर्स के लिए डिफरेंट प्रमोशनल कैंपेन है। तो बेस्ड अपॉन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स तुम डिफरेंट प्रमोशनल कैंपेन्स चला सकते हो और उसके थ्रू अपने पीओपीज और पीओडीज जो है एस्टैब्लिश कर सकते हो। सेकेंड इज लेवरेजिंग इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी या फिर सेकेंडरी एसोसिएशन। ये हम पहले भी कर चुके हैं। लेवरेजिंग का मतलब होता है बोरोइंग, एज इन जब तुम्हारे को अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए किसी और ब्रांड की इक्विटी को बोरो करना पड़ता है तो उसको हम लेवरेजिंग इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी कहते हैं। जैसे कि कैडबरी अगर अमिताभ बच्चन को हायर करता है फॉर एंडोर्सिंग देयर ओन ब्रांड, राइट, या फिर रणवीर सिंह को क्लोजअप ने हायर किया फॉर एंडोर्सिंग। अब रणवीर सिंह एंड अमिताभ बच्चन हेयर आर ब्रांड्स देमसेल्व्स, राइट। क्लोजअप बीइंग अ ब्रांड और कैडबरी बीइंग अ ब्रांड वो किसी और ब्रांड की हेल्प ले रहे हैं ताकि वो अपनी ब्रांड इक्विटी जो है बढ़ा सके। ब्रांड इक्विटी बढ़ेगी तो अच्छे से पीओपीज और पीओडीज जो है एस्टैब्लिश हो सकते हैं। थर्ड इज रीडिफाइनिंग द रिलेशनशिप। अब तुम रिलेशनशिप जो है वो कंज्यूमर से रीडिफाइन कर सकते हो। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि जो कंज्यूमर्स हैं वो तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचते थे, नेगेटिव आउटलुक था, तुम उसको पॉजिटिव आउटलुक में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू योर प्रमोशनल कैंपेन्स, राइट। अब ये हुआ था इन द केस ऑफ कैडिलैक। कैडिलैक की सडनली जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लग गई थी बिकॉज ऑफ बैकलैश फ्रॉम द कंज्यूमर्स। तो इसलिए उन्होंने अपना रिलेशनशिप जो है वो सेव करने के लिए अपने प्रमोशनल कैंपेन को इस तरह से डिज़ाइन किया कि कस्टमर्स का जो नेगेटिव आउटलुक है वो पॉजिटिव आउटलुक में चेंज हो जाए, ओके। देन स्ट्रैडल पोजिशन। स्ट्रैडल पोजिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस आई हैव मेड दिस मैट्रिक्स। अब इसमें स्ट्रैडल पोजीशन की डेफिनेशन मैं बाद में करवाऊंगी। सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लो। परफॉर्मेंस कार की कैटेगरी में अगर मैं देखूं परफॉर्मेंस कार में आ जाता है शेवी कॉर्वेट, राइट, एंड BMW इज नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस एज वेल एज लग्जरी। तो अगर मैं BMW और शेवी कॉर्वेट में अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो PODs एस्टैब्लिश होते हैं लग्जरी के लिए, एज इन BMW जो है वो उसमें लग्जरी भी है, ठीक है, लेकिन शेवी कॉर्वेट में वो लग्जरी वाले एट्रीब्यूट्स नहीं है। बट BMW और शेवी कॉर्वेट में जो एक कॉमन पॉइंट है दैट इज परफॉर्मेंस। सो ये उनके पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बन गए। यही जो अगर कैडिलैक है विच इज़ नोन फॉर इट्स लग्जरी कार्स एंड जो BMW है विच इज़ नोन फॉर इट्स लग्जरी एज वेल एज परफॉर्मेंस, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करती हूँ तो फिर इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बनते हैं एज इन
कि जो BMW है और जो कैडिलैक है इनमें पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बनेंगे परफॉर्मेंस के। परफॉर्मेंस जो है वो कैडिलैक नहीं प्रोवाइड कर सकती बट BMW प्रोवाइड हमारे को कर रही है। अब यही जो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी है, कैडिलैक भी लग्जरी को केटर कर रही है, BMW तो वैसे भी लग्जरी को केटर कर ही रही थी, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी BMW और कैडिलैक में बने लग्जरी के, राइट। एज इन अब स्ट्रैडल पोजीशंस का मतलब ये होता है कि कोई भी दो प्रोडक्ट कैटेगरीज में जब एक सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होता है तो उसको हम स्ट्रैडल पोजीशन कहते हैं। या फिर सिंपलर लैंग्वेज में एक कैटेगरी का पॉइंट ऑफ डिफरेंस दूसरी कैटेगरी में जो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बन जाता है तो उसको हम स्ट्रैडल पोजीशन कहते हैं। इस परफॉर्मेंस कार की कैटेगरी में लग्जरी जो है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना, बट लग्जरी कार की कैटेगरी में वही पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बन गया। इस सिचुएशन को हम स्ट्रैडल पोजीशंस कहते हैं। मूविंग ऑन टू अपडेटिंग पोजीशंस ओवर टाइम। अब इसमें दो तरीके से हम अपनी जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है लैडरिंग, एज इन जब तुम व्हेन यू मूव अपवर्ड्स इन अ लैडर, राइट। जैसे तुम पहले फोकस करते हो ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, उसके बाद तुम फोकस करते हो ऑन बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। फिर जब बेनिफिट्स अच्छे से एस्टैब्लिश हो गए, यू फोकस ऑन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज which help you to form a long lasting relationship with your consumers, ठीक है। इस तरह से you are moving upwards in a ladder, ठीक है। इस तरह से एज इन पहले तुम एट्रीब्यूट को फोकस कर रहे थे, फिर बेनिफिट्स एंड देन एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज। इस तरह से हम पोजिशनिंग को हम अपडेट कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकेंड इज रिएक्टिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जैसे कि शैम्पू, ठीक है, उसमें सिर्फ तुम्हारा ही ब्रांड एग्जिस्ट करेगा। सीइंग द सक्सेस ऑफ योर ब्रांड, बाकी ब्रांड्स भी मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले तो डू नथिंग, एज इन तुम्हारे को अपने ब्रांड पे पूरा भरोसा है, तुम्हारे को पता है कि तुम्हारे जो PODs हैं वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुके हैं, इसलिए तुम कुछ भी नहीं करते। सेकेंड इज गो ऑन द डिफेंसिव, एज इन तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे को कहीं ना कहीं अपनी जो आर्मर है या जो अपनी शील्ड है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे को और स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। इन दैट केस तुम किसी और को हर्ट नहीं करते, तुम क्या करते हो, अपने ही ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाते हो। एज इन तुम अपनी जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं उनको अगर स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो दैट इज गोइंग ऑन द डिफेंसिव, राइट। थर्ड इज गो ऑन द ऑफेंसिव। इसमें ये होता है कि अगर तुम्हारे को अपना जो ब्रांड है उसको डिफरेंशिएट करना है विद द अदर ब्रांड्स, तो तुम डिफरेंशिएट करने के साथ साथ दूसरे ब्रांड्स की जो इक्विटी है उसको भी हर्ट करते हो। अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग बना ही रहे हो बट एट द सेम टाइम दूसरे ब्रांड्स को भी अगर तुम हर्ट करते हो तो दैट इज गोइंग ऑन द ऑफेंसिव, राइट। Defensive, doing nothing is when you don't let the situation affect you. Go on the defensive is when you make yourself strong. Go on the offensive is when you make yourself strong while hurting the other brands. Okay? Then the last point of this process is develop a good positioning. Now जो POPs और PODs हैं, they are head and heart of good positioning. अब गुड पोजिशनिंग के लिए तुम्हारे को POPs और PODs अच्छे से एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम अच्छे से पोजिशनिंग कर रहे हो देन यू आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट बट यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एज वेल, राइट। इससे तुम्हारा जो सर्वाइवल है मार्केट में वो इंश्योर हो जाता है। So that was the whole process of brand positioning. If there are any doubts, you may ask me anytime.